तो डिसीजन मेकिंग का रिवीजन कर ले हम लोग। हाँ, आज जल्दी से एक बार क्विक रिकैप मारते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा याद है कि नहीं देख लो। आज ये लास्ट है, ओके। अब बार बार रिवीजन नहीं कराएंगे, जल्दी से आओ। डिसीजन मेकिंग क्या है, किसको हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं, क्या है देवजीत? डिसीजन मेकिंग क्या होता है बच्चे? डिसीजन मेकिंग क्या है, क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए, तो थोड़ा याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे। रिवीजन थोड़ा रिवाइज कीजिए जल्दी से। पढ़ा है ना? क्या बताए थे आपको? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं, और जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है हमारे बिजनेस के लिए, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और अपने बिजनेस में डायरेक्ट करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्टिव और गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। याद आया कुछ? पढ़िए एक बार लाइन, क्या कहता है? कहता है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। भैया जब तक तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, डिसीजन ले पाओगे क्या? इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। उसके बाद क्या बोलता है? चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस, मतलब किस काम को करने के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है ना। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, किसी खास काम को पूरा करना है, तो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। ओके, अच्छा फिर आइए, याद है आपको हम लोग क्लास में पढ़े थे डिटेल में रूटीन डिसीजन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजन किसको कहते हैं? जो बार बार होता है। रूटीन याद कीजिए ना, आपके स्कूल का रूटीन, कोचिंग का रूटीन रिपीट होता है। टीटीएस में ये क्लास, एमडब्ल्यूएफ में ये क्लास, रूटीन है। रूटीन का मतलब ये जो रिपीट हो रहा है, वैसा डिसीजन जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है। अब एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना कि रूटीन डिसीजन का क्या नाम है, याद करो तो बताए थे आपको, स्क्रीन पर भी है। अच्छे से, थोड़ा ऐसे ना करो, टैक्टिकल डिसीजन क्या करो। चले आइए देवजीत एक बार पढ़ा जाए। रूटीन डिसीजंस आर मेड रिपीटेडली following under the certain established rules, procedures and policy। तो रूटीन डिसीजन क्या है? रूटीन डिसीजन का मतलब हो गया वो डिसीजन, जैसे रूल क्रिएट करना। भैया 10 बजे सबको आना है, हर एम्प्लॉय 10 बजे कैंपस में आ जाएगा, तो क्या एक दिन के लिए है? रूल तो एवरीडे के लिए बना ना, रिपीटेडली हुआ। प्रोसीजर कि भैया ये खास काम कैसे पूरा होगा, समझ रहे हो, ये काम किस तरीके से पूरा होगा, तो तुमने प्रोसीजर के लिए कानून बनाए। पॉलिसी, जैसे कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या ऑनेस्टी सिर्फ फेस्टिवल वाला दिन, कि जब जब त्योहार होगा हम सच बोलेंगे उसके बाद झूठ बोलेंगे? ऐसा नहीं होता ना भैया, ये क्या है? रूटीन है। सच मतलब एवरीडे के लिए सच। ऐसा थोड़ी होगा कि ओकेजनली झूठ बोलेंगे, बाकी दिन सच बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जैसे जब हम रूल बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, पॉलिसी डिजाइन करते हैं, तो ये मेरा कैसा डिसीजन है? बोलो ना, रूटीन डिसीजन है। रूटीन का मतलब एवरीडे के लिए। आयुष कहाँ है? चलिए ठीक है, तो एवरीडे के लिए लगातार। चलिए आगे देखिए, कहता है दे नाइदर रिक्वायर कलेक्शन ऑफ अ न्यू डेटा नॉर कंफर्मिंग विद द पीपल्स। तो रूटीन डिसीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई डाटा और किसी की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाते हैं, तो वहां पर जब रणनीति बनाते हैं, तो वहां मुझे डाटा चाहिए, वहां मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम लोग एक रणनीति डिजाइन कर सके, स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना सके। बोलिए कोई दिक्कत? इस तरह के डिसीजंस को जनरली कौन लेता है? रूटीन डिसीजन कौन बनाएगा? हाँ, ओके वेरी गुड। चलिए, आपको याद है हम लोग प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन पढ़े थे। प्रोग्राम क्या थे? प्रोग्राम डिसीजन याद कीजिए तो क्या क्या पढ़ाई हुआ था। कुछ पढ़े थे रिपीटेटिव नेचर,
जो बार बार रिपीट होता है, नॉन प्रोग्राम जो रिपीट नहीं होता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? बोलिए तो, पढ़िए एक बार जल्दी से, देखिए तो याद आता है कि नहीं। प्रोग्राम डिसीजन में कहता है द प्रोग्राम डिसीजंस आर ऑफ कैसा, रूटीन एंड रिपीटेटिव नेचर का है। कैसा नेचर का है? रूटीन एंड रिपीटेटिव नेचर का है। और नॉन प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम सर ये कभी कभी बनाते हैं, ये पाठ नहीं है सर। मान लीजिए ना अचानक से कोई घटना हो गई या अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, जैसे याद कीजिए कोरोना के पीरियड में कि भैया 3 लोग आएंगे, मतलब 30% एम्प्लॉय को अवेलेबल रखा जाएगा। तो इस तरह का डिसीजन हमेशा थोड़ी लेना पड़ता है। ये सब तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन था। कोचिंग पर बच्चे गैप पर बैठेंगे, क्लास सैनिटाइज होगा। याद कीजिए नॉर्मली ऐसा थोड़ी होता है, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं ना सर, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं ना। लेकिन कोरोना का पीरियड क्या था, एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठेंगे और सब गैप पर बैठेंगे, एक सर्टेन दूरियां होंगी सब बच्चों के बीच। तो वो जो डिसीजन लिया गया था वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन था। ये मतलब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। क्या बात है गर्मी में तो ऐसे डिसीजन क्या होते हैं भैया, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, है ना। जैसे देखिए ना अचानक से फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप ना कहीं जा रहे थे हाईवे पर और आप मतलब आप बहुत अर्जेंट में थे, लेकिन आपने देखा हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है और आप सब कुछ अपना काम वाम छोड़कर अचानक से उस इंसान के मदद के लिए लग गए। बताइए क्या आपका प्रोग्राम ऐसा कुछ था? आप तो किसी काम से जा रहे थे लेकिन आपने तुरंत पॉलिसी चेंज कर दी ना, अपना तुरंत विजन चेंज कर दिया, नहीं भाई काम बाद में कर लेंगे, पहले किसी की जिंदगी बचा देते हैं। क्या जी? तो मान लीजिए आपकी कंपनी में अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया, कोई स्टाफ थे मशीन में उनकी हाथ कट गई, लापरवाही उन्हीं की थी लेकिन हादसा तो हो गया। अचानक से आप लोग पैनिक हो गए, तुरंत जल्दी से डिसीजंस लिया कि नहीं इनको ले जाते हैं भैया अच्छे हॉस्पिटल्स। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्लेस पे कोई हॉस्पिटल नहीं है तो आप तुरंत उनके लिए स्पेशल प्लेन से उनको ले जाते हैं, फ्लाइट एम्बुलेंस से ले जाते हैं। तो ये डिसीजन सब नॉन प्रोग्राम है, जो अचानक आपातकालीन सिचुएशन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। याद आ रहा है कुछ? बस खाली बुलवाते रहो हमको, याद वाद एकदम नहीं रखते हो। पढ़ो जल्दी से क्या है प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम, पढ़ो तो एक बार। तुम लोग क्यों इतने भुलक्कड़ हो भाई? झाड़ देंगे कनपट्टी मार के। एकदम थूर देंगे अभी हम उठ के पोडियम पे से, एकदम थूर देंगे अभी। हम बोल दिए ना, झूठ बोलोगी ना। एब्सेंट ये कौन पढ़ाए, कौन? देखो तो स्क्रीन पे, ये सब किसको पढ़ाए थे? भूत को, दीवार को पढ़ाते हैं, लिखते हैं तो। हाँ अच्छा क्यों नहीं पढ़ी हो? चलो जल्दी से पढ़ो तो, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम क्लियर हुआ? मैनेजमेंट शुरू इसी चैप्टर से किए थे, याद भी होगा। इतना तारीफ से बता रही, क्लास छूट गया था। देखो तो लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए गई थी ना ना। हाँ सब गलती तो ट्रैफिक का, गलती ट्रैफिक रोड का, ये टाइम से निकले उसका गलती नहीं। बहुत बढ़िया, बस ऐसी तारीफ से तुम सुनाओ। आगे चले, चलिए पॉलिसी, हाँ पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। अच्छा पॉलिसी डिसीजन क्या होता है? देखिए पॉलिसी डिसीजन आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट एंड टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जैसे देखो पॉलिसी डिसीजन का मतलब बताते हैं, आप अपने किस स्टाफ को मतलब किस पोस्ट पे कितना सैलरी दोगे, ये पॉलिसी हुई ना सर। अगर कोई गलती करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज करेगा उसके लिए पनिशमेंट होगा, अगर कोई लेडी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव होगा तो उनको सजा मिलेगी, इस चीज के लिए पेनल्टी लगेगा।
अगर उन्होंने कुछ ज्यादा बदतमीजी की उनको जॉब से भी निकाला जाएगा। तो ये सब पॉलिसी जो होती है कौन बनाएगा? टॉप लेवल। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है दोस्त? पॉलिसी का मतलब वैसे डिसीजंस, वैसी नीतियां जो हम अपने संस्था में इंप्लीमेंट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक तरह का बैकबोन होता है। याद कीजिए ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लेट फी पे होगा, लेट फाइन लगेगा। याद है आपको वो दौर? जो बच्चे लेट आएंगे, फर्स्ट पीरियड हम लोग बाहर खड़े रहते थे डीएवी में। फिर तो कुछ साल बाद तो ये रूल भी बन गया कि लौटा दिया गया, आप लेट आए हैं वापस लौट कर घर जाइए, ताकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आए। इस तरीके से अब ये सब क्या टीचर्स बनाते हैं? आपको आंसर मिलेगा नो, क्योंकि टॉप टीचर थोड़ी है स्कूल में, वहां की मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर है, जो मैनेजमेंट होती है, ट्रस्टीज होती है, वो लोग ये सब डिसीजंस बनाते हैं। पॉलिसी हुआ ना एक तरह से यार। चलो ऑपरेटिंग, चलिए ऑपरेटिंग डिसीजंस पे आते हैं। अब ऑपरेटिंग क्या है भैया? ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क, काम। तो ऑपरेटिंग को कौन देख रहा है? लोअर लेवल देख रहा है ना? जो सुपरवाइजर लोग हैं, सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं। तो ऑपरेटिंग डिसीजन हमेशा कौन लेता है? टेकन बाय लोअर लेवल। और पॉलिसी डिसीजन कौन लेता है? ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? वर्क। अब जैसे देखो ना, अब तुम ही सोचो, क्या एक सीईओ आकर वर्कर टाइम पर आया कि नहीं आया, ये सीईओ देखेंगे यार? सोचो ना, क्या किसी कंपनी के सीईओ का काम है कि वो ये देखें कि कौन सा वर्कर टाइम पर आ रहा है और कौन सा वर्कर टाइम पर नहीं आ रहा है? अगर सीईओ ये सब देखने लगे, तब तो दोस्तों संस्था चला लिए। तो कौन देखेगा? वर्कर की जिम्मेदारी किनको दी गई है? सुपरवाइजर को दी गई है, फॉरमैन को दी गई है, लोअर लेवल के डिविजनल अधिकारी को दी गई है। तो भैया वो ना देखेंगे यार? ये उनका काम है ना, ये सब छोटा छोटा डिसीजन वो लेंगे ना। वहां अगर कोई इंप्लॉय मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी बाकी इंप्लॉय के साथ कर रहा है, काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो क्या ये छोटे छोटे फैसले सीईओ देखेंगे? वो तो उनको दे देंगे, भैया आप देख लो। क्या अब इसमें से बताओ तो क्या ऑब्जेक्टिव बना? सोचो तो, क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस टॉपिक से? वेरी गुड। पॉलिसी डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल। ऑपरेशन डिसीजन कौन लेगा? लोअर लेवल। ऑपरेशनल डिसीजन क्या होता है? वर्क से रिलेटेड। पॉलिसी डिसीजन क्या होता है? तो मैनेजमेंट के एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। एनवायरमेंट, माहौल, है ना? चले, तो थोड़ा याद रखो यार, तुम लोग हमको ऐसे एकदम खटा रहे हो ना, तो मजदूर के जैसा। लास्ट चैप्टर भी पढ़वाए हो 2 बार, अब फिर भी अभी हम पूछ देंगे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, टाइम टाइम फिर। चलो ठीक है। देखो, प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं भाई? ओके, अच्छा, प्रोग्राम रूटीन वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन प्रोग्राम, ओके वेरी गुड। आगे बढ़े, ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? याद आया कुछ कुछ? चलिए, सोनाली, अगर तुम्हारा क्लास छोटा भी था तो इसका मतलब तुम नोट्स नहीं लिखी थी? तो कैसे कही? कब कब हुआ हमको पता नहीं है। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल डिसीजन पे आते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन? बताइएगा तो कुमकुम बेटा, बताइए। वेरी गुड। तो आपका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर दोज व्हिच मैनेजर टेक इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब वो अपनी पावर के अंदर रह कर लेते हैं, मतलब जितनी उनको अथॉरिटी दी गई है। सुन रहे हो बुआ? आओ ना सामने, आओ ना, नहीं दिखते पता ही नहीं चलता, कोना में बैठ जाती है पिलर के अंदर। हाँ पीछे बैठ गई।
ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी मतलब अपने पावर और अथॉरिटी में रहकर हम डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, ये जो भी डिसीजन है, यानी आप कह सकते हैं, आपको याद होगा ऑर्गेनाइजिंग में एक टॉपिक होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अगर याद आ रहा है आपको तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, क्या वो डेलीगेट किए जा सकते हैं? ऑब्वियसली सर, जब हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं तो डिसीजन लेना भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना सर। एक बात बताओ देवो जी, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में ये पढ़ा है कि पावर जो होता है हम शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम अथॉरिटी जो है देकर गए किसी को कि ये काम तुम करो, तो भैया जब मैंने अथॉरिटी उनको हैंड ओवर किया तो मैंने डिसीजन लेना भी उनको हैंड ओवर किया। ओके, इसीलिए देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि सच डिसीजन कैन बी डेलीगेटेड, क्या डिसीजन डेलीगेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, तो कहिएगा यस, इट मस्ट बी डेलीगेटेड, क्योंकि पावर डेलीगेट हुआ। जब हमने पावर शिफ्ट किया तो फैसला लेने का भी अधिकार शिफ्ट करेंगे। आगे चलो, चलो चलो आगे चलो जल्दी। पर्सनल डिसीजन याद करो, क्या पढ़ाए थे पर्सनल डिसीजन के बारे में? पर्सनल डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि मैनेजर से रिलेटेड है, उसके पर्सनल से रिलेटेड है ना? तो पर्सनल डिसीजन विच रिलेट्स टू द मैनेजर एज एन इंडिविजुअल, उनके एज अ इंडिविजुअल उनसे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन का ये डिसीजन नहीं है, मतलब वो किसी मेंबर के लिए नहीं ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आज वो छुट्टी लेंगे कि नहीं, ये उनका डिसीजन है, उनके पोस्ट से रिलेटेड है। हम ऐसे फैसले को क्या बोलेंगे? पर्सनल। जैसे एग्जांपल लो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, मैनेजर साहब के घर पे उनकी उनके बच्चे की या उनके किसी रिलेटिव की शादी हो रही है। एक एग्जांपल समझते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है, यार मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें, घर जाएं कि नहीं जाएं, कि ऑफिस का काम देख लें। मान लो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ऑफिस में रहना चाहते हैं, वो मीटिंग अटेंड कर कर घर जाएंगे, तो ये डिसीजन पर्सनल हुआ ना, ये उनके कार्य से रिलेटेड था, उनके काम से रिलेटेड था, उनके वर्क से रिलेटेड था, उनके पोस्ट से रिलेटेड था, तो पर्सनल हुआ ना। ये किसी और के फेवर में तो नहीं था, या किसी और के अगेंस्ट तो नहीं था। तो जब भी वो अपने रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं, उससे हम पर्सनल डिसीजन कहते हैं। और पर्सनल डिसीजन कभी भी डेलीगेट, अब तुम ही बताओ, क्या मैनेजर साहब अपने सेक्रेटरी से पूछेंगे कि हम जाएं कि नहीं? मान लो कल को तुम लोग सीएमए बनते हो और तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आर्टिकल से पूछोगे, यार सुनना, बता ना, क्या करें, जाए कि मीटिंग कर ले, क्या करें? वो क्या आपको जवाब देगा? सर आप देख लीजिए। तो यही ना बोलेगा आपको, सर आप देख लीजिए लीजिए। तब आप भी खिसिया के बोलिएगा, तो तुमसे पूछे कि हम कंफ्यूज थे, तो वो भी बच्चा आपको जवाब देगा, सर आप प्रिंसिपल हैं, आप हमारे सीनियर हैं, हम आपके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम आपको कैसे बताएंगे? वही बात है। बोलो, तो क्या ऑब्जेक्टिव बना, तुम ही लोग हमको समझाओ, क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है? हाँ, पर्सनल डेलीगेट नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर लिया जाता है, मतलब अपनी पावर के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और पर्सनल डिसीजन खुद मैनेजर से रिलेटेड, उनके कार्य, उनके मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब निजी परिवार का नहीं, मतलब वर्क से रिलेटेड। आगे चलें, चलो जल्दी से याद करो तो, इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन में क्या पढ़ाए थे आपको, फटाक से याद करो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, क्या देवो एग्री हो? ऐसा कुछ पढ़ाए थे हम। ग्रुप डिसीजन से तो क्लियर है कि भैया कलेक्टिव डिसीजन है। जैसे हम लोग अभी आपको बताए कि स्कूल में प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, टीम ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग डिसीजन लेते हैं, तो ठीक है, ये ग्रुप डिसीजन हो गया। इंडिविजुअल डिसीजन क्या है? आप देखते हो कभी कभी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला इंसान सब कुछ देख रहा होता है ना?
जैसे देख लो ना, आपका एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, या छोटा क्या मान लेते बड़ा, लेकिन आप ही अकेले मालिक हो, मान लो 9 to 9 आपका है, भाई आप खुद डिसीजन ले लोगे। लेकिन अगर हम बात करें स्मार्ट बाजार, तो भैया आप अकेले उसका डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया लेवल पे वो रिटेल चेन चल रहा है, वो रिटेल धंधा चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस है, पूरी टीम फैसला लेती है किस कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे, किसका प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इस फॉर एग्जांपल मानो ना कि हम ना एक मसाले का कंपनी खोले और हम अप्रोच किए स्मार्ट बाजार के पास कि सर प्लीज हमारे प्रोडक्ट को रखा जाए। स्मार्ट बाजार ही ना है, रिलायंस वाला स्मार्ट बाजार। तो आपको क्या लगता है कि हम मैनेजर से मिलेंगे और वो अप्रूवल दे देगा? नहीं सर, सैंपल जाएगा, टेस्ट होगा, प्राइस लेंगे, वो हमसे टेंडर लेंगे कि भैया कितने प्राइस में ये कीजिएगा, कोटेशन दीजिए हमको, फिर टीम फैसला लेगी कि मेरा प्रोडक्ट उनके रिटेल चेन में बिकेगा कि नहीं। क्या मैनेजर के हाथ में है? तो क्योंकि संस्था बड़ा है, लेकिन तुम सोचो ना, जब हम एक छोटे से रिटेलर के पास गए, बोले भैया प्लीज थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोग एनजीओ चलाते हैं, यहाँ महिलाएं मिलकर काम करती हैं, सपोर्ट किया जाए। तो हो सकता है दोस्त तुम अकेले हो, फैसला ले लोगे, तुमको लगेगा कि नहीं चलो दया करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, ये सपोर्ट इनको जरूरत है। तो ऐसे फैसले को हम इंडिविजुअल डिसीजन कहते हैं, समझे? जैसे आप स्मार्ट बाजार जाओगे ना, तो स्मार्ट बाजार ये कौन सा मार्केट था यार जिसको स्मार्ट बाजार टेक ओवर की, याद नहीं आ रहा है। वहां मैंने पैरोट नाम की एक कंपनी है, उसका गरम मसाला सब देखे थे, हल्दी वल्दी पिसा हुआ मिर्च। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तो देखा वो झारखंड की कंपनी है जो एक एनजीओ चलाती है, और वहां सब इलिटरेट महिलाएं मिलकर काम करती हैं, मिर्च कूटना, बनाना, पैकेट में पैक करना। तो हमको लगा कि शायद इस वजह से ये मॉल वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को रखा है। अचानक से तो देखकर लगता है कि कोई छोटी मोटी पैरोट, ये पैरोट बड़ी कंपनी तो है नहीं, एमडीएच और एवरेस्ट जैसी तो कंपनी दिख नहीं रही। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये अप्रूवल कहीं ना कहीं पूरी टीम ने मिलकर लिया होगा। तो ऐसे डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डिसीजन। खैर छोड़ो, ज्यादा कितने बात करवा दो तुम लोग याद रखते ही नहीं। आगे चले, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर आते हैं। याद करो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जल्दी जल्दी। हम आपको जितना पॉइंट्स ऊपर लिखवाए हैं ना, एकदम उसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, मतलब गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव आपका मैच कर जाएगा सर, नहीं छूटेगा। तो पिछले बार भी हम इनको जितना लिखवाए थे मैच कर गया था मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव। चले आइए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या क्या है, कैसे होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? चलिए एकदम सीक्वेंस याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कीजिए, प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्प डेवलप कीजिए, कैसे हम अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं चीजों का, क्योंकि देखिए दुनिया के हर समस्या का समाधान है अगर बैठकर सोचा जाए, बैठकर बात किया जाए। आप देख रहे हैं आए दिन परिवार सब में तनाव का सिचुएशन क्यों आता है? देखिए नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, कोई बैठकर बातचीत करने को रेडी ही नहीं है सर। अब दोनों परिवार ईगो में आ जाते हैं, लड़का का परिवार भी और लड़की के फैमिली भी। बहुत बार तो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि जज चाहते हैं कि समझौता हो जाए, है ना, कि नहीं भाई आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो। पता चलता है कि दोनों के परिवार ही नहीं चाह रहे, ईगो का प्रॉब्लम है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यार, अल्टरनेटिव्स, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, यार विकल्प ढूंढते, कोई सॉल्यूशन होगा। इवेल्युएटिंग एन अल्टरनेटिव्स, हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कीजिए, समझिए ये विकल्प अच्छा है कि नहीं, ये ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, ये मेथड बढ़िया है कि नहीं, इससे मेरा कॉस्ट कमेगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं। अरे समझ रहे हो? ठीक है, काम में लगा है ना? तुमको तो बोलना पड़ेगा, रईस के नाती जो हो तुम। हाँ, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव्स, उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं सर। और नेक्स्ट
इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑफ डिसीजंस। हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और डिसीजंस को क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। बोलो जी, कोई दिक्कत? फिर से एक बार सीक्वेंस बिठाओ जल्दी जल्दी। पहला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, अल्टरनेटिव्स डेवलप करना। अल्टरनेटिव, वेरी गुड। सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, फॉलो अप ऑफ डिसीजंस, वेरी गुड। कोई दिक्कत? चलिए बउआ, डिसीजंस मेकिंग की कितनी टेक्निक है देखो तो, याद आया आपको कुछ कुछ? लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, क्यूब थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क टेक्निक्स। याद है कुछ? चलो आप रिकॉल कराते हैं। सर हम लोग काहे टेंशन लेंगे, आप है हैं, चिल्लाई भी करते हैं, डांटिएगा, गलियाइएगा और फिर पढ़ाइएगा, तो काहे को चिंता करें? आपका तो नेचर हम लोग को अच्छे से पता है कि दो चार ठो बात सुना देते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। हम लोग क्यों याद करें? ये भी 3 बार से कम नहीं पढ़वाएंगे, है ना? और बोल रही हो और मुंह हिला रही हो। हाँ चलो आओ जल्दी से समझो, एकदम अपने भूसा में इसको हटाना। देखो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग दोस्त, कॉन्सेप्ट तो लिटरली ये बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं, और जानते हैं ग्रुप 2 में जब आप जाइएगा ना इंटरमीडिएट में, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ना है डिटेल में। तो यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना आपको जानना है हम उतना बता देते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग दो चीजों से मिलकर बना है, लीनियर प्लस प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब क्या हुआ? It is used to relationship among two or more variables। देखिए जानते हैं, आपको याद है जब आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जब आप थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, याद है आपको कितने सारे फैक्टर्स थे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते थे? प्राइस, इनकम, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो सर हमको सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में यह समझना है कि भैया जो वेरिएबल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, इसका रिलेशन कितनी चीजों के साथ है। तुम एक बात बताओ, अगर इकोनॉमिस्ट लोग ये सब चीज नहीं खोजते कि डिमांड पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, डिमांड इनकम पर डिपेंड करता है, डिमांड रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर डिपेंड करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है, तो दोस्त पॉलिसी बना पाते क्या? अगर ये सब पता नहीं होता तो बना पाते क्या? नहीं बना पाते, बहुत दिक्कत होती। और पता चलता पॉलिसी बना भी लेते तो फेल हो जाता, और तुम परेशान होते यार ऐसा कैसे हो गया, कीमत कम की फिर भी नहीं बिक रहा है। तो समझिए लीनियर प्रोग्रामिंग कहता है कि सबसे पहले रिलेशनशिप देखो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच। समझो पहले, देखो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग धंधा है ना, अलग अलग बिजनेस। बिजनेस देखो ना कितना तरह का है भैया, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कितना तरह का है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग चीजें फैक्टर होती हैं, अलग अलग चीजें जिम्मेदार होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं सर, है ना। हर परिस्थिति को समझना होगा ना सर, कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा वजह है, कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा लॉजिक है, कौन कौन सा कॉजेज है जो उसे प्रभावित कर रहा है। क्या चलेंगे ना? देखो आओ, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। भैया हमें रिसोर्स को एलोकेट करना है, यानी पहले तो हमें वेरिएबल समझना है, और उस वेरिएबल का कैसा यूज करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, ऑप्टिमल इस्तेमाल करें। आगे देखिए, तो लीनियर प्रोग्रामिंग ना दोस्त एक मैथमेटिकल टेक्निक है, यानी हम कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग। लेकिन ये प्लानिंग दोस्त मैथमेटिकल प्लानिंग होगी। कैसी प्लानिंग होगी? मैथमेटिकल प्लानिंग होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम तुमको कहे कि बाबू, एग्जांपल लेते हैं, हम एक पेंटर को बुलाए, बोले भैया आप इसको कितने पैसे में पेंट कर दीजिएगा। वो तुरंत कहेगा भैया एरिया क्या होगा, इसका वो एरिया निकालेगा,
एरिया निकालकर कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, फिर पेंट की क्वालिटी पूछेगा, सर किस तरह का पेंट कराना है आपको, है ना, पेंट की भी तो क्वालिटी होती है ना सर, अलग अलग तरह के पेंट होते हैं। तो एक चीज देखो, अबे तुम नोटिस किए उसके लिए भी दो वेरिएबल है, एरिया, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है कॉस्ट, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा पेंट लगेगा, है ना। तो उसके लिए वेरिएबल है कि वो बस बेवकूफ की तरफ बोल देगा अच्छा एक ही रूम है दोस्त, रूम छोटा 10 बाई 10 का भी हो सकता है, 16 बाई 16 का भी हो सकता है, 50 बाई 50 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है जिसे हम हॉल बोलेंगे, हो सकता है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो सोचो एक पेंटर के लिए वेरिएबल क्या निकला यहां पर, एरिया। सर कौन सा पेंट करवाइएगा, जस्ट टेम्पर करवाइएगा, अल्टीमा कराइएगा, ठीक है, कि किस क्वालिटी का पेंट होगा, बहुत सारे ऐसे पेंट है सर, एक एक हजार रुपए का 100 ग्राम मिलता है, ऐसे ऐसे पेंट भी आते हैं, 100 ml का कॉस्ट होता है 1000। अब पता चला वो बात करके चला गया तो हम कह रहे भैया हम तो ये वाला पेंट आपको बोले थे, वो ये जानता है, उस सेक्टर का उसको नॉलेज है, इसलिए उसके लिए वेरिएबल क्या है, क्वालिटी ऑफ पेंट एंड एरिया ऑफ स्पेस, रूम, हाउस, जो भी कहिए। तो वो मैथमेटिकल रिलेशन निकालता है बाबू, फिर वो ये देखता है कि इतने एरिया को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, उसका लेबर कॉस्ट क्या जाएगा, वो लिखेगा, जोड़ेगा, तब आपको बजट बताएगा। बोलिए ऐसा ही है ना। तब तो हुआ कि नहीं लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, अब लीनियर प्रोग्रामिंग दोस्त बहुत बड़े स्केल पे होता है, इतने छोटे स्केल पे नहीं। छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए आप किसी पेंट की कंपनी को पूरा मेट्रो का प्रोजेक्ट दे रहे हैं पेंट करने के लिए, ठीक है, बाहर के पिलर, अंदर अंडरग्राउंड जो स्टेशन बनेगा वो सब, वो लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, कितना एरिया है, कितना टाइम लगेगा, एक लेबर एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो इतना काम को करने के लिए कितने लेबर लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना वेजेस लगेगा, प्रॉपर कैलकुलेट होगा। दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग। आगे चले, इसका यह मतलब हुआ दोस्त कि लीनियर प्रोग्रामिंग ना आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी देगा, है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ डिस यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगा और डिस यूटिलिटी को मिनिमाइज कर देगा, है ना, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद क्या है, कम से कम लागत में काम को क्या कर देना, पूरा कर देना। तो ये हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग। है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, पूरा एक दिन क्लास लग जाएगा, लेकिन चूंकि उतना काम ही नहीं है सर, तो क्यों आपको अननेसेसरी हम टेंशन दें यहाँ पर। तो क्या समझे दोस्त, जल्दी बोलो, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है और डिसीजन लेने का एक टेक्निक है, समझे। जानते हो बाबू, जब तुम बड़े बड़े कंपनी को टेंडर देते हो ना, तो वो तुरंत आपका टेंडर नहीं स्वीकार करती है, वो प्रॉपर बैठकर जोड़ती है सर, समय लेती है। आपको क्या लगता है आप एक हाईवे का प्रोजेक्ट दे देंगे तो वो ऐसे ले लेगा सर, वो पूछेगा सर हाईवे का हाइट कितना है, वो जमीन से कितना ऊंचा बनाना है, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, सब कुछ पूछते हैं सर, एक एक चीज पूछते हैं। सर क्या प्लांटेशन भी होगा, है ना। अब देखना अलग अलग हाईवे अलग अलग तरीके का बना रहता है, तो सब कुछ पूछते हैं, फिर बजटिंग करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, तब बताते हैं कि भैया इतना करोड़ मिनिमम टेंडर हमको चाहिए। अब उसी में जो कंपनी सबसे सस्ता टेंडर भरती है उसे मिलता है। अब तुम सोचो ना, बिना सोचे समझे ठेका ले लोगे, वर्क उठा लोगे, तो कंपनी को बर्बाद ही ना करवा दोगे सर, लॉस हो जाएगी। और अगर खराब काम हुआ सर तो दोबारा काम भी तो नहीं मिलेगा, चला जाए, और मैक्सिमम प्राइस फिल कर दिए तो काम हाथ से चला गया, टेंडर छूट गया तुम्हारा। आगे बढ़ा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग किस चीज को मैक्सिमाइज कर देता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगा, है ना, यूटिलिटी समझते हैं ना, और डिस यूटिलिटी को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, और आपके मकसद को पूरा करने में मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत, चलो तो कुछ गया जी भेजा में, देखो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, है ना। तो कितना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक डिसीजंस मेकिंग के कितने हैं, बताओ जल्दी बताओ। लीनियर प्रोग्रामिंग
प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी और पिंग थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क टेक्निक्स। अच्छा देखो, सबसे पहला तो एक ऑब्जेक्टिव यही छुपा हुआ है, तुम लोग यही सब ना नहीं खोजते हो यार। डिसीजन मेकिंग कैसा टेक्निक है, क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? वेरी गुड। कितना टेक्निक हुआ दोस्त, रिपीट करो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। तो क्या लीनियर प्रोग्रामिंग लिखिएगा, नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी बता देते हैं। या रुक जाइए, लास्ट में कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्या। आइए प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी पे आते हैं। सुनिए, देखिए शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझाएंगे, ओके। चलो देवजीत, देखिए प्रोबेबिलिटी डिसीजन, देखिए ना बड़ा नाम से आपको अलग लग रहा है, प्रोबेबिलिटी याद है मैथ्स में? हाँ, रैंडम, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही रैंडम, रैंडम डिसीजन है बुआ, देखना। सॉरी, आइए देखिए बुआ, एक बात बताइए, कोई भी डिसीजन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं वो कैसा होता है? भैया डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि हमको क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट। डू यू एग्री? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो ना आपके पास 1 लाख रुपए है, आप एफडी करना चाहते हैं, आपके घर के पास एसबीआई है, पीएनबी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी। एक बात बताइए, आप क्या उस बैंक में जाना चाहिएगा जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, या उस बैंक में जाना चाहिएगा जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे? ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देखेंगे सर, ठीक है। अब देखिए, तो इस थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी में कहता है, बेसिक एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी, ये फ्यूचर प्रोबेबिलिस्टिक, या कह लीजिए कि फ्यूचर नॉट डिटरमिनिस्टिक, मतलब हम हमेशा उस डिसीजंस को लेना चाहते हैं जहां हमें क्या हो जाए, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, यानी हमें पता हो। अब जैसे एग्जांपल, किसी ने आपको कह दिया यार उस कंपनी का शेयर्स ले लो, अब आपको लग रहा है ना कि यार वहां तो रिस्क ज्यादा है, अगर कंपनी लॉस में चली गई शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। फिर आपको किसी ने एडवाइस किया यार रिलायंस का म्यूचुअल फंड ले लो, कभी लॉस नहीं होगा, मतलब मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे कि आप ले लो, हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो आप देखोगे ना हाँ रिलायंस लॉस में नहीं है, चलो ले लेते हैं। तो दोस्त हम कहीं ना कहीं रिस्क सिचुएशन को समझते हैं, हम वहां अनसर्टेनिटीज को समझते हैं, हम सर्टेनिटीज को देखते हैं। तो जहां हमें पता है, जैसे देखो ना एफडी, पता है दोस्त मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए इतना परसेंट तो हमको मिलेगा ही, 1 लाख रुपए का, तो सर्टेनिटी है कि नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी डिसीजन जो होता है ना, हम उसमें देखते हैं भैया कि किस ऑप्शन, किस विकल्प में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट है। अब मान लो ना आपको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, एकदम आप धुरंधर हो, आपको गारंटी है, मतलब आपको खुद पर भरोसा है कि कुछ भी हो जाए आप रिस्क में नहीं जाएंगे, आप इस कंपनी के शेयर्स में इतना पैसा निकाल लेंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिसीजंस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन हम उस सभी ऑप्शंस में से देखते हैं सर्टेनिटी कहां ज्यादा है ना, रिस्क कहां कम है, कहां मैक्सिमम बेनिफिट है ना। तो हम फ्यूचर प्रोबेबिलिस्टिक को देखते हैं, मतलब फ्यूचर के बेनिफिट्स को देखते हैं, फ्यूचर के फायदों को समझते हैं। क्या क्लियर हुआ बच्चे? कुछ आइडिया लगा, समझ रहे हो? चलिए आइए, तो हमने क्या क्या समझ लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा समझा और प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी को समझा, ओके। और ये सब पॉइंट्स भी हम लोग रिकॉल करेंगे। देखो ये जो लास्ट में पिछले बार आपको पढ़ाए थे, पिछले बार कहने का मतलब जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे, ये तो रिवीजन है ना हम लोग का, इसको भी रिपीट करना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैच कर जाता है आपका।
सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर के, ये आप तो लिखे हुए हैं, आप लिखे हुए कॉपी देखिएगा ना, लिखवाए हैं तो सबसे पहले चैप्टर यही पढ़े थे ना। चले फिर आइए गेम थ्योरी पर आते हैं। सर ये गेम थ्योरी क्या है सर, नाम से ही लग रहा है गेम, समझा जाए। आइए देखिए गेम थ्योरी क्या है। कहता है गेम थ्योरी स्टडीज इंटरैक्टिव डिसीजंस मेकिंग where the outcome for each participants and player depends on action of all। सर बिजनेस डिसीजन में ये गेम क्या कर रहा है, देखो गेम तो एक आड़ है, गेम कहने का मतलब यहाँ पर बिजनेस है और प्लेयर कहने का मतलब कॉम्पिटिटर्स है ना। आइए देखिए समझिए, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो यहां हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस में कि भैया मेरा कॉम्पिटिटर क्या क्या लेगा, क्या डिसीजंस लेगा। अब देखते हो पेप्सी और कोक में कैसा कंपटीशन चलता है, ये जैसे कुछ नया लॉन्च करते ये भी ला देता है ना। पेप्सी ने लाया लहर पेप्सी, इन्होंने लाया जीरा कोक, लगातार ये चला आ रहा है। पेप्सी ने लाया था 1.25 लीटर का बॉटल, इन्होंने भी लॉन्च किया। कोक ने, पेप्सी ने लाया 2 लीटर, कोक ने भी लाया 2 लीटर, है ना। तो खैर ये सब बातें पहले की हैं, लेकिन ये लगातार कंपटीशन में चल रहा है दोनों का धंधा। आप नोटिस करो, कोक ने पहले छोटा छोटा बॉटल लाया था वो, है ना, कैन नहीं, प्लास्टिक का बॉटल रिसेंट में नहीं लाया है वो, हाँ जी, उसको देख के देखिएगा पेप्सी ने भी फॉलो किया। तो ये गेम थ्योरी होता है कि भैया मेरा जो कॉम्पिटिटर, अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमाइजेस द मिनिमम गेन। तो जो गेन है ना, हम उसको कोशिश करते हैं कि भैया उसको बढ़ा दिया जाए, मुनाफा मतलब कम से कम मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना होगा और आपका जो मैक्सिमम लॉस है उस मैक्सिमम लॉस को कैसे मिनिमम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ये सब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं किसमें, गेम थ्योरी में। तो ये गेम थ्योरी कोई खेल से रिलेटेड नहीं है दोस्त, बिजनेस से रिलेटेड है। करी गधा तो पेप्सी और कोक का एग्जांपल आ गया, करी तो अलगे सोई रहती है लड़की। चले तो गेम थ्योरी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस डिसीजंस। जैसे गेम में होता है ना, हम अपने कॉम्पिटिटर्स का कैसे डिसीजंस, आप देखो ना क्रिकेट में बॉलर का हाथ बैट्समैन लगातार नोटिस कर रहा होता है, बॉल ऐसे पकड़ा है तो कैसे फेंकेगा, बॉलर भी सोच रहा होता है कौन सा बार बार चेंज करे तो उसका दिमाग जो है सडनली काम ना करे। तो देखते हो दोनों एक दूसरे पे एकदम मॉनिटर कर रहे होते हैं, बॉलर बैट्समैन के कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है और बैट्समैन चौका और छक्का मारने के चक्कर में होता है ताकि बॉलर का लाइन लेंथ बिगाड़े। तो वो भी तो गेम थ्योरी है, दोनों रणनीति बना रहे हैं। बॉलर चाहता है कि ये निकल जाए, ठीक है, डाउट बॉल निकल जाए, और भैया ये चाहते हैं कि भैया रन निकले। स्ट्रैटेजी है, गेम थ्योरी है। अलग बात है कि इत्तेफाक से ये गेम है, लेकिन धंधे में भी गेम थ्योरी चलता है यार। गेम बोले तो बिजनेस, कॉम्पिटिशंस, अ प्लेयर का मतलब राइवल, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर्स है। तो हमारा बेसिक मकसद क्या होता है कि जो मिनिमम मुनाफा है इसको कैसे मैक्सिमम कर दे। आप देखो ना कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री को देखो, बॉटल एक बार बनाती है, बार बार बनाती है क्या, नहीं सर, वापस बॉटल जाता है, वॉश होता है और फिर फिलअप हो जाता है। तो देखो कॉस्ट बचा ना सर, बार बार बॉटल बनाने से तो अच्छा है कि इसको धो दिया जाए, वॉश कर दिया जाए, फिर कोल्ड ड्रिंक्स भर के नए सीजन में बेच दिया जाए। तो आप क्या कर रहे हो इस टेक्निक से। लेकिन देखो प्लास्टिक वाला बॉटल फेंका जाता है, केन फेंका गया कबाड़ में। ये जो रिसाइकल का कॉन्सेप्ट आया है, ये सब क्या कर रहा है, लॉस को, गेन को मैक्सिमाइज करने का तरीका है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, पुराना पेपर आप देते हो, रिसाइकल होता है, पेज बन जाता है। तो क्या करने का तरीका है, सोचो ना कभी। यानी कि गेन को मैक्सिमाइज करने का तरीका है ये सब। आप ले लो एडवर्टीज में इसको, मीडिया को, मीडिया लोग अपने लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका लिए। अब देखो इसको दो तरह से सोचते हैं, एक बिजनेस के एंगल से, एक आम इंसान के एंगल से। पूरी दुनिया आज की डेट में जान रहा है कि मीडिया एकदम बिकाऊ हो गई है, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है। तो बिना किसी चैनल का नाम लिए हुए हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। अब बेचारा लोग बिका भी क्यों, ये भी देखो दोस्त, महंगाई बहुत है,
लोगों का चाहत और डिजायर इतना है कि मर्सिडीज और जगुआर पे घूमने की चाहत हो गई है, दो पहिया से चाहत पूरा नहीं होता, तो क्या करे आदमी, लग गए झूठ फूस बोलने में। भैया जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होगी वो पैसा देते रहेगी, अपना घर बढ़िया से एकदम चलता रहेगा, बंगलों में और रिजॉर्ट में रहेंगे। अब 2 BHK 3 BHK में कब तक जीवन कटेगा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब उसके बिजनेस के एंगल से देखो, वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमम करने के चक्कर में अपना एथिक्स बेच दिया बाजार में, है ना। अब देखिए ना, शायद पता नहीं कौन सी कंपनी, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ अपने इंडिया की, गुजरात की कंपनी है दवाई की, खांसी का सिरप बनाती है, वो दवा भेजी थी शायद यहाँ साउथ अफ्रीका में। आ, नहीं, सिप्ला नहीं, सिप्ला तो जेनरिक है, वो तो बेचारा एकदम जेन्युइन है, उसका तो कभी नाम ही नहीं आया है। और शायद 17-18 बच्चे मर गए थे खांसी का दवाई पीकर, और उसको फिर बैंड कर दिया गया वहां एकदम कंप्लीटली। तो अब इसको हम ऐसे देखते हैं, बिजनेस के एंगल से देखते हैं, यानी कंपनी ने प्रॉफिट के चक्कर में क्या बेच दिया, अपना एथिक्स और मोरल बेच दिया। यानी उन्होंने गेम थ्योरी को फॉलो किया, मिनिमम गेन को मैक्सिमम बनाने के चक्कर में केमिकल कंपोनेंट्स भी ज्यादा डाल दिया, और एकदम वर्स्ट क्वालिटी का केमिकल डाल दिया। ठीक है, अपने इंडिया में अगर ऐसा मेडिसिन देते तो फिर बैंड बजा दी जाती। बाहर का मैटर था, हम लोगों को यहाँ इंडिया में पता भी नहीं चला। न्यूज़पेपर में आता है तो लोग कितना देखता भी है। कोरोना में तो हम लोग बिजी थे खाना बनाने में, यूट्यूब पे देख देख के, क्या जी, पूरा दुनिया तो यही कर रहा था। हाँ, हम भी तो बहुत डिश कोरोना में ही सीखे बनाने। आगे चलें, सिमुलेशन टेक्निक, आज जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं क्या है सिमुलेशन। जानते हैं, इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सर, सिमुलेशन टेक्निक होता क्या है? देखिए, इट इज अ टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर डिफरेंट सिचुएशन। जानते हैं, हम लोग हर एक परिस्थिति को स्टडी कर रहे होते हैं, बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू यूज ऑफ मॉडल। सर, क्यों सिचुएशन को स्टडी करेंगे? दो सिचुएशन को स्टडी नहीं करोगे तो डिसीजन कैसे लोगे? आप देखो ना, आपका शॉप है, आपका एक रेस्टोरेंट है, और आप नोटिस कर रहे हो कि कोई एक फूड है जिसको सब लोग खाने आ रहे हैं, तो आपको समझ में आया यार, इसका मतलब ये पर्टिकुलर डिश मेरे शॉप का, आपके रेस्टोरेंट का, आपके होटल का एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप उस पर और वर्कआउट करोगे, और मेहनत किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि वो प्रोडक्ट का। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, सिमुलेशन टेक्निक का मतलब क्या हुआ? बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, अलग अलग सिचुएशंस में वर्कआउट करना। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेकर जाते हैं, एकदम रियल फीडबैक। कुछ कस्टमर बहुत जेन्युइन होते हैं, वो आपको एक अच्छा सलाह देकर भी चले गए। तो सोचो, अगर मान लो लगातार एक ही तरह का सजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक की तरफ से आ रहा है, तो आपको लगेगा ना कि यार यहाँ कुछ कमी है, यहाँ मुझे वर्कआउट करना चाहिए। क्या जी, बच्ची सुन रही हो? तो ऐसे टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सिमुलेशन, है ना। अब देखना, बहुत सारे, मतलब हम आपको रिसेंट का कल्चर बताते हैं, कोरोना के बाद का हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। बहुत जगह जब हम लोग कहीं खाते पीते हैं, मतलब पीने का मतलब कि चाय वाय, वैसा कुछ नहीं समझना है। तो तो जानते हैं, कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं, बड़ा जेन्युइन है, वो फीडबैक लेते हैं, सर चाय अच्छी लगी आपको? अगर आप कुछ बेहतर सजेशन देते हैं, वो उस पर वर्कआउट करते हैं। यहाँ कमी है, उसको देखिएगा, वो सुधार देंगे अगली बार। तो इसको बोलते हैं सिमुलेशन। हम आराम से ऑब्जर्व करते हैं, या कोई पर्टिकुलर डिश बहुत अच्छा लगा आपको, जैसे अभी हम लोग हाईवे एक दिन आ रहे थे मुजफ्फरपुर से, तो हाईवे पे रुके, तो उस ढाबा में खाए, उनका तड़का बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया। और जो भुजिया था, क्योंकि वो हाईवे क्लोज होता है ना, तो थोड़ा तो हवा और धूल का होता है, तो भुजिया था, उसमें हल्का सा खाने में फील हुआ कि कुछ पड़ गया है। तो हमने कहा सर इस पे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, और वो उसका रिकॉग्निशन लिए कि हाँ सर इस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। धूल, मतलब हाईवे साइड है तो धूल वूल से हो सकता है, बोले, क्योंकि थोड़ा फील हुआ, तो बाद में उन्होंने फ्रेश ला कर दिया, तो
सिमुलेशन टेक्निक, वो लोग फील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ कमी है, कहाँ मिस्टेक है, उसको बेहतर करना है ताकि कस्टमर रिटेंशन बढ़े। जब इंसान अगली बार वापस लौटे तो दोबारा रुके खाने के लिए। और बहुत दुकान में आप देखना, स्पेशल अगर स्टेशन के बाहर है, ऐसे वो लोग सोचते हैं यार कौन सा मेरे यहाँ रोज खाने आ रहा है, जैसा तैसा खिलाकर भेज दो। भाई वो समझते नहीं है तुम शॉर्ट टर्म धंधा लेकर चल रहे हो। तुम अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, अगर सोचो इसी तरह से हर इंसान एक बार खाने के बाद ये फैसला ले ले कि नहीं भैया भूखे रहना बेहतर है बट इसलिए खाना नहीं है, वर्स्ट खाना खिलाता है, इस तरह से लॉन्ग टर्म के बाद आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो सिमुलेशन टेक्निक्स में बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं। आगे चले, आप कभी नोटिस करना, आप किसी के यहाँ शादी में जाते हो ना, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, तो जो जिम्मेदार इंसान होता है, आप अपने पापा को देखना, वो पक्का उन लोगों से पूछते हैं किस बावर्ची को रखे थे, ताकि दोबारा लाइफ में जब उनको कभी जरूरत पड़े तो वो उससे कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो ये वो लोग समझते हैं कि बेहतर काम करने पे मार्केट में बेहतर रिव्यू मिलता है। चलो आगे चलते हैं दोस्त, सीपीएम टेक्निक। चले, सीपीएम हम आपको पता है थे ना, याद आ रहा है? नहीं सर, काहे याद आएगा सर, क्यों आएगा सर, क्यों याद रखें, बताइए ना आप क्यों याद रखें आपका बात। हम लोग मैथ्स याद रखेंगे, हम लोग अकाउंट्स याद रखेंगे, हम लोग लॉ याद रखेंगे, हम लोग इको याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हाँ, आप भुगते रहिए इसे ना, छोटा सा पढ़ता है कुछ एकदम, बस अब जब दिखाए होंगे तो लाज लगा होगा। हाँ हाँ पढ़ाए थे, आया पर्ट एंड सीपीएम। हाँ सर, अब आया सर, लगा कि कुछ चर्चा हुआ था। चलो चलो कोई नहीं, होता है। आइए, सीपीएम सबसे पहला एग्जाम का क्वेश्चन कब से हटा है? अभी। तो चले, सीपीएम राइट ऑन। हाँ, सीपीएम पहला ऑब्जेक्टिव, सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। पहला ऑब्जेक्टिव। सर क्यों आप इसको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं? दोस्त बहुत बार पूछा जा चुका है, समझे? सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। आगे चले, चलो आओ देखो क्या बोलता है सीपीएम के बारे में। कहता है सीपीएम इज अ नेटवर्क डायग्राम टेक्निक यूज टू प्रेडिक्ट द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अच्छा ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए ना एक प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो भैया एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, हम दोनों कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट किए और जब पीछे से एंड करके वर्क आएंगे तो कितना समय लगेगा। ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीएम। तो सीपीएम का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क डायग्राम, मतलब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक तरीका है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अगला पॉइंट, अर्लीस्ट टाइम, कितना जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। सर टाइम निकालना क्यों जरूरी है? यार टाइम, टाइम इज मनी। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा हमको वेजेस देना होगा लेबर को, जितने कम समय में पूरा होगा उतना कम वेजेस देना होगा। अब तुम ही बताओ, अगर तुम टाइम नहीं निकालोगे कॉस्ट निकाल पाओगे यार? टेंडर भर पाओगे? बिना टाइम के कैसे टेंडर भरोगे? चलो नेक्स्ट, ये टेक्निक कब डेवलप हुई? 1957 बाय ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट में एक कंपनी थी, आपको कोई जानना नहीं है वो सब। आगे देखिए, सीपीएम इज यूज्ड फॉर दोस प्रोजेक्ट जो क्या है, रिपीटेटिव वर्क नेचर है, जैसे वहां रोज वही काम रिपीट होगा। एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्क, सेम वर्क, रोज वही होना। हाईवे बन रहा है तो ये रोज मिट्टी भराएगी, पिचिंग होगा, लेवलिंग होगा, हाइट मेजरिंग होगा, सेम वर्क। नेक्स्ट, सीपीएम का बेसिक काम क्या है? प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है ना, एंड देयर मिनिमाइजेशन। दोस्त जब
हम टाइम निकाल लिए तो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट जानेंगे तब ना तरीका ढूंढेंगे कि कैसे हम कॉस्ट को कम करें। जैसे तुम देखो आजकल बहुत नया टेक्निक है, पता नहीं तुम लोग देखे हो या ध्यान दिए हो कि नहीं। देखे हो, हाईवे पे अगर पिचिंग करना होता है तो अब जो कंपनियां हैं वो ऊपर के लेयर को हटा देती है मशीन से छिलकर, अब फेंकती नहीं है, वापस लेकर स्टॉक यार्ड चली जाती हैं, उसमें और अलकतरा मिलाकर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं ना, सूखा चारकोल, और अलकतरा मिला देते हैं, हीट करके वापस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पहले की कंपनी उसको खरोच कर फेंक देती थी क्योंकि ये सब टेक्निक नहीं था रिसाइकल करने का तरीका, लेकिन अब वो लोग यूज कर लेते हैं। तो तुम एक चीज देखो, सीपीएम टेक्निक ने कॉस्ट को कम करने का तरीका बताया ना, भैया मेरा रॉ मटेरियल है ही, थोड़ा सा खर्च लगेगा, बेसिक पैसा तो बचेगा ना, बस मेरा अलकतरा का पैसा लग रहा है। अब जहां तक है पावर, वो तो पहले भी लगता, अभी भी लगेगा। चलिए आगे चले, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दें क्या क्या बना अपना। सीपीएम स्टैंड्स फॉर, सीपीएम का काम क्या है, तो ये हमको किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम बताने में कैलकुलेट करता है। टाइम मिल गया तो हम कॉस्ट निकाल ली, और कॉस्ट मिल गया तो हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बात खत्म। बट चलिए नेक्स्ट पे आइए, स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछेगा या पूछा जा चुका है, PERT स्टैंड्स फॉर, हाँ आया था ना बेटा, ये लगातार आता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आओ तो जल्दी जल्दी टॉपिक में क्या क्या है। PERT कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए हम प्लान करते हैं, उसका शेड्यूल्स बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और PERT हमेशा कहां यूज्ड होता है, नए प्रोजेक्ट में। ओके, जैसे हमको टाइम नहीं पता है तो हम PERT यूज करेंगे, कितना समय लगेगा काम को करने में। PERT क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है ना, ये टाइम आपको एस्टिमेटेड बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि 2 दिन में पूरा होगा, 6 महीने लगेंगे, हो सकता है 7 महीने भी लग जाए, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के अनुमान से आपको बता देता है। ये टेक्निक को किसने डेवलप किया था, यूएस नेवी ने, यूएस नेवी ने। PERT कहां यूज होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जानते बाबू, ये सब टेक्निक का वही यूज होता है जहां ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल फील्ड में ये सब ज्यादा यूज होता है, समझे। ओके, क्योंकि देखिए रिसर्च का पता नहीं है ना यार, कितना टाइम लगेगा। याद करो ना, कोरोना का दवाई कितना समय लगेगा, कैंसर जैसी बीमारियों का दवा ढूंढ रहे हैं लोग। अब कैंसर में भी सर इतनी वैरायटीज है, डॉक्टर एक खोजता है तो नया तरह की बीमारी निकल आती है, अब किसका कैसे, तो ये सब रिसर्च बेस्ड वर्क है, इन सब में समय लगेगा सर, रिसर्च और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है ये सब। नेक्स्ट आइए, PERT एनालिसिस डज नॉट कंसीडर, यानी कॉस्ट हम किस में निकालते हैं, सीपीएम में, और इसमें टाइम निकालते हैं। तो वहां बेसिक मेरा मकसद होता है कॉस्ट जानना, टाइम की मदद से कॉस्ट निकालना। आगे चले, कोई दिक्कत, चला जाए। चलिए, क्वीन थ्योरी, लाइन बोलते ना, लाइन में खड़े हो जाइए। अच्छा सर, ये क्या डिनोट कर रहा है, इस थ्योरी में हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे देखिए, आप देखे होंगे डॉक्टर्स के यहाँ एक बहुत अच्छा टेक्निक है भैया, जो पहले आया उसका पहले नंबर लगेगा। अलग बात है कि कुछ अप्रोच वाले लोग अपना फोन पे पहले, या डॉक्टर से अच्छा क्लोज परिचय है तो उनको देख लेते हैं, वो अलग चीज है। टेक्निक डेवलप की गई है कि नहीं, है ना, कि भैया नंबर लगा दीजिए, जो पहले आए हैं उनको पहले मिलेगा, उनको पहले डॉक्टर से दिखा दिया जाएगा। अब आप सोचिए, अगर ऐसा थ्योरी नहीं होता, ऐसी टेक्निक नहीं होती, तो प्रॉब्लम होता कि नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत कोलकाता स्टेशन वगैरह पे भगदड़ को रोकने के टेक्निक बनाया गया है, जीआरपी, कि भैया आप लाइन में लगे रहिए, ट्रेन आएगी, जो पहले बैठा उसको पहले से मिलेगा। अब पता चलता है इस चक्कर में, धक्का मुक्की में जो एजेड लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाएं हैं उनको दिक्कत हो रही है। ओके,
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्यू थ्योरी में क्या बोला गया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ढूंढा गया है। तो फाइंड आउट सॉल्यूशन टू वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये मशीन से रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, सिंपल क्या एग्री भैया? जो पहले ज्वाइन किया उसका प्रमोशन भी तो पहले होगा। कैसे होगा सर? जो लेट ज्वाइन किया उसको पहले प्रमोट कर देंगे और जो पहले से ज्वाइनिंग है उसको बाद में प्रमोशन होगा? नहीं होना चाहिए ना सर। क्यू थ्योरी क्या बोलता है, एक सीक्वेंस हो रहा है भैया। अब अकाउंटेंसी में पढ़ो, जो मशीन पहले आई वो पहले डिस्कार्ड की जाती है ना। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, जो मशीन पहले पुरानी हुई उसको पहले निकालो। तरीका है ना सर कि जो नया मशीन है उसको पहले स्क्रैप बना दिए और पुराना मशीन जो स्क्रैप है वो अभी भी अकाउंट्स में दिख रहा है। ऐसा होता है क्या? तो क्यू थ्योरी कहता है सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। उतना छोड़ो ना, आप अपने कपड़े को भी तो ऐसे पुराना करते हो ना, जो पहले लिया वो पहले पुराना होगा, हटाओ इसको। जो रिसेंट का है वो बाद में पुराना होगा, वो अभी तक चलेगा। फिर अब धीरे धीरे हटाते जाते हो हर साल। मम्मी फेंक देना, अपने पहनेंगे, या फट गया हटाओ अब इसको। क्या जी? चलिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग बताए थे आपको, आप खाली बोल दीजिए कि नहीं बताए थे, तो देखिए मैं तुम अभी मुंडी में मोड़ देंगे। याद आया? हाँ अब आ रहा है। चलो जल्दी से आ जाओ। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक बार याद करो पहले ना, अभी छोड़ दो, स्क्रीन मत देखो, याद करो तो थोड़ा खुद के दिमाग पे प्रेशर देके क्या पढ़ाए थे आप लोग को। सबसे बड़ा दिक्कत है कि तुम लोग हो ईशान अवस्थी। ईशान अवस्थी जानते हैं आप लोग कौन? तारे जमीन पर वाला स्टूडेंट, वही है आप लोग। हाँ, लेटर्स आर डांसिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बाहर जो है पेड़ पर बर्ड्स को देख रहा है घोंसले में, वैसे ही आप लोग हैं। तो अच्छा है कि अगल बगल पेड़ नहीं है। देखो तो अलग खोया रहता है, अलग दुनिया है। क्या समझ गई? कौन कौन से हंस दी? नहीं याद आया? चलिए छोड़िए, आइए चले। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है। याद है आपको ये टेक्निक? अभी आप कुछ पढ़े थे, क्वांटिटेटिव टेक्निक की क्वालिटेटिव टेक्निक? बहुत सुंदर। कब डेवलप हुआ? देखो देखो 1940 में ये टेक्निक डेवलप हुआ। किसने? हाँ, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने इस मेथड को क्या किया? डेवलप किया। अच्छा, इस टेक्निक का काम क्या है? क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया है ना, नया नया आइडिया ढूंढते हैं हम, बेहतर बेहतर टेक्निक ढूंढते हैं। पक्का आया होगा कैफे? अच्छा, तो मेरा तो नहीं दे देना लाके। हाँ, तो क्या बता रहे थे दोस्त कि न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया डेवलप करते हैं। जैसे देखिए ना, बहुत सारा छोटा छोटा चीज आज के डेट में यूट्यूब पे है। एक दिन बहुत बढ़िया से देख रहे थे, रस्सी का गांठ लगाने का तरीका। अगर आपको और हमको बोला जाए कार में बांधने के लिए, तो हम लोग उसमें ढेर सारा ऐसे नॉट बांध देंगे, गिट्ठा बांध देंगे। उसमें इतना सिंपल टेक्निक ऐसे फंसाओ, जब खींचोगे तो निकल जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। हम एक इस एग्जाम्पल से क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब हम सभी लोग एक साथ बैठते हैं किसी समस्या पे डिस्कशन करने के लिए, तो सब लोग कोई ना कोई बेहतर आइडिया देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि हम लोग कोई खाना बना रहे थे, अचानक से उसमें नमक हमसे गलती से ज्यादा पड़ गया। हमको लगा व्हाट टू डू, अब तो बेकार हो गया। मैंने अपने माँ से पूछा, भैया क्या करें मम्मी, देखो ना इसमें नमक ज्यादा हो गया। तुरंत उन्होंने कहा आलू डाल दो उस पे। आलू की क्वालिटी होती है, नमक क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। तो देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ कि नहीं हुआ? हम नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, आलू में क्वालिटी होती है, नमक खींच लेता है, वो कम हो गया ना सर, वो डिश तो फेंकना नहीं पड़ा मेरे को। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं ना सर, ब्रेन स्टॉर्मिंग यही क्रिएटिव चीजें होती है। जैसे तुम देखो ना, याद करो पहले के पुल बनाने का तरीका। अब देखो डबल डेकर ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया,
तुम सोचो ना, यानी इंजीनियर लोग सोचा होगा यार कॉस्ट घटाने का बेहतर तरीका, पाइलिंग तो हम 2 बार करेंगे तो 2 बार खर्च लगेगा, तो एक बार पाइलिंग के खर्चे पे हम 2 ब्रिज बना दें, जाम अवॉइड हो जाएगा, डबल डेकर ब्रिज बना देते हैं, ऊपर से ट्रेन चली जाएगी, नीचे से 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चले जाएंगे, ट्रक बस चला जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ कि नहीं? लेकिन सोचो क्या ये टेक्निक आज से 100 साल पहले 50 साल पहले लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो जानते हो समय के अकॉर्डिंगली जब इंसान किसी समस्या पर सोचता है, विचार करता है, तो वो टेक्निक डेवलप करता है ना? याद करो ना दोस्त, एक दौर था भारतीय रेलवे में, ट्रेन जब स्टेशन पे रुकती थी ना, लोग दौड़ के उतरते थे। दौड़ के कहने का मतलब कि जल्दी में, यार जल्दी से पानी भर के ले आओ। लोग टिफिन में पानी ला रहे हैं, ग्लास लेकर चल रहे हैं, लेकिन देखो दुनिया में जब से बॉटल का कॉन्सेप्ट आया ये सब बंद हो गया सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग, समय के अकॉर्डिंगली हर एक समस्या का समाधान है सर। वाटर बॉटल निकल गया, फ्लास्क निकल गया, थर्मस निकल गया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला कि नहीं निकला? ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन सोचो ना, उस समय एक दौर था, हम अपने बचपन में देखे हैं सर, 90 के दशक की बातें बता रहे, ट्रेन रुकी, लोग को प्यास लगा, तुरंत रेलवे पे जो नल लगा होता था, गए ग्लास से पानी पिए। रेलवे भी महान होती थी, ग्लास को सिक्कड़ से बांध देती थी, लोग लेके भाग ना जाते थे जी। ना ना, आप कैसे भाग जाएगा, बांध देगा। वॉशरूम तक में वो लगा होता है जी, ट्रेन के जो वॉशरूम होता है उसमें भी सिक्कड़ में लगा होता है, बहुत बार तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच भी नहीं पाता है, मतलब जो मग लगा रहता है वहां। खैर छोड़िए, चेंज द टॉपिक, सॉरी, आगे आते हैं। कहता है गुड डिसीजन मेकिंग स्किल, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या हो पाता है, हम एक बेहतर डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्रिएट कर पाते हैं। जल्दी से सब लोग पढ़ो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं सर, ऑब्जेक्टिव एकदम मैच कर जाएगा। आइए ह्यूरिस्टिक टेक्निक आपको थोड़ा सा बता दें, हम आपको पढ़ाए हैं, देखिए कहाँ पढ़ाए हैं, याद दिलाते हैं। हमारे क्लास के आप लोग किसान अवस्थी, देखिए हम ना पॉइंट नंबर 5 पर आपके साथ जब चैप्टर चल रहा था तो ये लाइन डिस्कशन किए थे, है ना, कि ट्रायल एंड एरर टेक्निक, जहां हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं, याद आया? तो अच्छा है कि अभी स्क्रीन पर है, तो मान भी लीजिएगा कि हाँ सर ये तो पढ़े भी किए, हम लोग लिखे भी हैं कॉपी में। तो स्क्रीन डिलीट हो जाता तो पढ़ाए थे सर? कब पढ़ाए थे सर? नहीं सर, नहीं पढ़ाए होंगे। बच्चा रहते ना तो तुम लोग का तो कनपट्टी हम लाल कर देते मार के, तो जुआ गए हो, बुढ़ा गए हो, क्या मारे जी? तो मारने में लाज लगता है, बेशरम हो गया। हंसते कैसे हो गलती करके, एकदम एक पैसा लाज रखते हो। आ जाओ, ह्यूरिस्टिक टेक्निक देखो, जानते हो ये ना ट्रायल और एरर टेक्निक है। हमें प्रॉब्लम का समाधान नहीं पता है, लेकिन हम अलग अलग विकल्पों को इस्तेमाल करते हैं, यार कोई तो लग जाए, कोई तो वहां पे सेट कर जाए और मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना? चलिए, तो अंडर दिस मेथड वी फाइंड द सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या यहाँ फाइंड करना चाहते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं प्रॉब्लम्स का। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये कैसा टेक्निक है, ट्रायल एंड एरर टेक्निक है। और देखिए, यहां देखिए, इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट डिसीजन मेकिंग इज कॉम्प्लेक्स। बात तो सही है सर, फैसला लेना एक कॉम्प्लेक्स चीज है। स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम कैन नॉट बी टू रैशनल एंड सिस्टमेटिक, तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना? कोई दिक्कत? चलो,
तो एक बार रिकैप करा दें सारे पॉइंट्स आपको शुरू से। हाँ सर, काहे नहीं सर, एकदम कराइए। बोलिए। ये एक सोफिस्टिकेटेड मेथड है, ट्रायल एंड एरर टेक्निक है। ट्रायल और एरर का मतलब होता है, शायद आप अगर थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ी होंगी तो मैथ्स में एक हम लोग टॉपिक पढ़ते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। वहां अप्लाई करते जाते थे, कोई एक लग जाता था और बन जाता था। तो उसी तरह से ह्यूरिस्टिक टेक्निक होती है, जो ट्रायल और एरर टेक्निक होती है। हमें प्रॉब्लम का समाधान नहीं पता, लेकिन हम ऑप्ट करते हैं, है ना। जैसे आप देखिएगा, बहुत बार किसी डिजीज को लेकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए सर, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अटेम्प्ट लूंगा, शायद हम लोग इसको ठीक कर लें। तो इसका मतलब वो ट्रायल और एरर टेक्निक है। वो कह रहे हैं कि रिस्क है, लेकिन और मुझे पता नहीं, बट हम अटेम्प्ट लेंगे, हम चाहेंगे अपना बेस्ट देना और पेशेंट को ठीक करना। उसी तरह से बहुत सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं पता होता, लेकिन हम अलग अलग विकल्प को, अल्टरनेटिव को अप्लाई करते हैं, शायद कोई अल्टरनेटिव लग जाए और समाधान मिल जाए, है ना। कोई दिक्कत, आप देखो ना, रिसर्च डेवलपमेंट में ही क्या होता है, दवाई बनाते हैं, चूहे पे एक्सपेरिमेंट होती है, शायद दवाई लग जाए, कभी पता चला कि दवा फेल कर गई, बेचारा चूहा मर गया, शहीद हो गया इंसान के चक्कर में। कभी कभी दवा लग गई, एंटीडोट बन गया, उसी तरह से। कोई दिक्कत, जैसे घोड़ा सबसे पहले एंटीडोट क्रिएट करता है ना। तो उस पर अप्लाई करके देखा जाता है कि भैया क्या रिएक्शन है, एंटीडोट क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, आ जाओ। चलो आ जाओ, ये सब पॉइंट हम आपको कुछ कुछ बताए थे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसा फंक्शन है, कॉन्सेप्चुअल फंक्शन है। ये एग्जाम में पूछता है सर, पूछा हुआ है, आपका क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। ध्यान से अगर एक एक पॉइंट को पढ़े रहिएगा, यहां से मैच करेगा आपका। स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसा फंक्शन है, कॉन्सेप्चुअल फंक्शन। बात समझो ना दोस्त, स्ट्रैटेजी रणनीति, जहां रणनीति है वहां तो कॉन्सेप्ट होगा सर, बिना कॉन्सेप्ट के रणनीति नहीं बनती सर, है ना। चलिए आगे चलें। जैसे देखिए ना, अभी अगर आप देखेंगे, लोगों का ब्रेन, अभी एक दिन एक कोई छोटी मोटी नेता थी, शायद न्यूज चैनल पे बोल दी थी कि आजादी हम लोग को लीज पे मिला है। हाँ, इंडिपेंडेंस जो है वो 90 साल के लिए मिला है। अब उसकी गलती नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ ली थी कहीं। अब एक चीज आपको बताते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है, एकदम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। लोगों को कैसे नेगेटिव चीजों को दिमाग में भरना है, एकदम ब्रेन वॉश करना है। तो कॉन्सेप्चुअल फंक्शन। आइए, फोर्थ पॉइंट, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या क्या लाता है भैया, लॉन्ग टर्म डिसीजन में ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर इंपैक्ट। ह्यूरिस्टिक टेक्निक कैसा टेक्निक है, ट्रायल एंड एरर टेक्निक है। सर क्या ये पूछा जा चुका है, यस। क्या करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। पर्ट स्टैंड्स फॉर, जानते एग्जाम में ऐसा बनाएगा फुल फॉर्म कि आप थोड़ा कंफ्यूज होने लगोगे, यार सब तो एक ही जैसा लग रहा है। इवैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएटिंग लिख देगा, एकदम सिमिलर वर्ड यूज करेगा, बट आपको एकदम सही याद रखना है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। वहां रिव्यू की जगह रिवीजन टेक्निक लिख दिया। अब बच्चे से थोड़ा सा मिस हुआ, वो टिक कर बैठेगा। चलो, तो पर्ट एंड सीपीएम कैसा टेक्निक है, इसको नेटवर्क टेक्निक बोलते हैं। कौन सा टेक्निक, नेटवर्क टेक्निक। चलो, प्रोग्राम डिसीजन क्या है, रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव है। सर रिपीटेटिव है और रूटीन है, क्योंकि जो रूटीन है वही, वेरी गुड। चलिए, हर्बर्ट ए साइमन ने किस चीज को इक्वेट किया है, याद आ रहा है आपको, जब हम आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का करा रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने बताया है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट ही ना करती है जी। इसीलिए हर्बर्ट ए साइमन ने मैनेजमेंट को किससे इक्वेट किया, डिसीजन में,
क्योंकि मैनेजमेंट है तो वही डिसीजन होगा, जहां मैनेजमेंट नहीं वहां डिसीजन नहीं। सर क्या ये एग्जाम में पूछा जा चुका है? यस, ये सब हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, डिसीजन, प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम। ऐसे तो डिसीजन और भी तरह के मैंने आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट, करेक्टिव डिसीजन। जो करेक्टिव डिसीजन होता है वो कैसा होता है? क्योंकि पता है करेक्टिव डिसीजन रॉन्ग डिसीजन के बाद लिया जाता है। एक इंसान को गुटखा खाने की आदत थी, उसको कैंसर के कुछ सिम्टम्स मिले, डॉक्टर ने कहा हम ट्रीटमेंट कर देंगे, आप ठीक हो जाओगे, दोबारा मत जीवन में खाना। वो दोबारा डिसीजन लिया कि वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि पहला फैसला उसके जीवन का क्या था? रॉन्ग था। तो नेक्स्ट डिसीजन करेक्टिव डिसीजन होता है। बस फर्क इतना है कि एग्जाम्पल मैंने आपको एक निजी जिंदगी से उठाकर दे दिया। इसी तरह से जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद जब हम फैसला बदलते हैं वो क्या कहलाता है? करेक्टिव। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग किस किस चीज को कवर करता है? वेरी गुड। हाँ, देखिए जो डिसीजन लिए जाते हैं ना बाबू, वो डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में ली जा रही है और कितना स्टेप से गुजरना होगा। फैसले छोटे हैं, फैसले बड़े हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे देखिए ना, आपको छोटा सा एग्जांपल एकदम निजी जिंदगी से उठाते हैं। दो लोग हैं जो अपने अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं, मतलब लड़का लड़की है। उनकी परिवार एकदम मिडिल फैमिली से है, वो इसके एकदम अगेंस्ट है। आपको क्या लगता है वो इतना आसानी से अपनी जिंदगी का वो डिसीजन ले पाएंगे? नहीं सर, उनको कितना प्रोसेस से गुजरना होगा, सालों लग जाएंगे मनाने में, है ना। हाईली इंटेलेक्चुअल, आप बॉलीवुड में देख लो ना, कोई दिक्कत होता है सर? कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई कलर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। मोटा पतला, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हर्ष को और भारती को। टचवुड अच्छे कपल है लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं, परिवार को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हर्ष के साथ फैमिली ने कभी कहा भी नहीं होगा कि भारती जी तो इतनी मोटी है, लेकिन गलती से अगर हम इतनी मोटी से करें ना तो मेरा परिवार, लड़की बहुत मोटी है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर भारती जी से उनको प्यार हो जाता या उनको हमसे हो जाता, काल्पनिक एग्जाम्पल है, मेरा परिवार वाला करने देता ना भैया, बहुत लफड़ा होता। सुन सुन, टॉपिक पर आओ, हम एग्जाम्पल से समझाना क्या चाह रहे हैं उस पर आओ। स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। देखो हाई प्रोफाइल फैमिली में घर में दोनों ने बताया, बस मम्मी पापा यहाँ हम शादी करते हैं या करना चाहते हैं, फैमिली रेडी। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों को कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, ये एक निजी जिंदगी से, कि इसी तरीके से बिजनेस के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जहां हमको कई स्टेप से गुजरना पड़ता है और कभी कभी सिंगल सिंगल डिसीजन से काम हो जाता है। उसके बाद हायरार्की ऑफ डिसीजन। भैया कितना सिस्टम में लोग बैठा है, कितने लोगों से पूछना पड़ेगा, कितने परमिशन से गुजरना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर धंधा है, तुम अकेले मालिक, खुद ही फैसला ले लिए। पार्टनरशिप है, पार्टनर से पूछे। कंपनी है, मीटिंग बैठेगी, जनरल मीटिंग लगेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, लफड़ा है ना दोस्त। तो ये हुआ हायरार्की ऑफ डिसीजन। कितना बड़ा सिस्टम है, कोई दिक्कत? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस ऐसी खाली मुंह मत देखो। 40 में अगर 38 से कम आया मैनेजमेंट में, मार के गर्दा छोड़ा देगा। चलो, जनरल मैनेजर्स मीटिंग डिसीजन। जो जनरल मैनेजर डिसीजन लेते हैं मीटिंग में, उसको वो कैसा फंक्शन है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। डिसीजन मेकर को कितने तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? 3। वही तो जो तुम अभी पढ़े, क्या पढ़े? डिसीजन मेकिंग कंडीशन और स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। और क्लियर? चलो आगे चलो। थोड़ा सा तुम लोग भी पढ़ो ना, हमको कितना बुलवाओगे, 1 घंटा से बुलवा रहे हो। बेसिक डिसीजंस क्या होते हैं दोस्त? नॉन रेपिटेटिव।
अच्छा, बेसिक डिसीजन का मतलब क्या होगा? ऑफिस कितने बजे खुलेगा और कितने बजे बंद होगा, बेसिक डिसीजन। एक बार ले लिया गया पूरा लाइफ चलेगा। लंच कितने बजे मिलेगा सबको, बेसिक है ना, एक बार ले लिया गया हमेशा चलेगा। स्कूल में स्कूल ड्रेस का कलर क्या होगा, व्हाइट शर्ट होगा, पिंक होगा, ग्रीन होगा, कैसा होगा, बेसिक डिसीजन है। बार बार थोड़ी चेंज होता है सर, हम इस क्लास में अलग शर्ट पहन के जाएंगे, एलकेजी का बच्चा अलग आएगा, ऐसे थोड़ी होता है सर। तो बेसिक डिसीजन। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल। सर क्या ये एग्जाम में पूछ चुका है? हाँ, बिजनेस के जो डिसीजन होते हैं वो इंटर फंक्शनल होते हैं। चलिए, पर्सनल डिसीजंस नॉन रिपीटेटिव। डिसीजन टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाना है, ये कैसा डिसीजन मानोगे, रूटीन की नॉन रूटीन? वेरी गुड, आगे, शाबाश। लीनियर प्रोग्रामिंग कैसा टेक्निक है, गेम थ्योरी कैसा टेक्निक है, सिमुलेशन कैसा टेक्निक है? चलिए, कोई दिक्कत? गेम थ्योरी में हम हमेशा किसको स्टडी करते हैं? राइवल्स को, अपने कॉम्पिटिटर और प्रतिद्वंदी। बताए थे ना, गेम का मतलब हुआ खिलाड़ी नहीं, गेम का मतलब बिजनेस, और वहां जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स। तो क्या भाई उम्मीद रखें हम यहां तक कि आपको कुछ याद आया? चलिए, तो ये चीज हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ लिए। आगे बढ़ें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।